हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। काव्या एक अमीर घराने की बेटी होती है। उसके पास सब कुछ होता है सिवाय खूबसूरती के। उसका रंग काला होता है, जिसके कारण दुनिया वाले उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और बुरे बुरे ताने कसते हैं, जिस वजह से वो हमेशा उदास सी रहती। उसे कुकिंग का बहुत शौक होता है और वो अपने सारे कुकिंग स्टाफ को छुट्टी देकर खाना पकाती रहती। मेरी प्यारी कुकिंग स्टाफ, आप सब आज आराम से घर जाकर आराम कीजिए, क्योंकि आज मैं मॉम डैड के लिए खाना बनाऊंगी। डैड का फेवरेट मटर पनीर और मॉम का फेवरेट हैदराबादी पुलाव। लेकिन छोटी मालकिन, बड़े मालिक और बड़ी मालकिन हमें डांट ना दें इसके लिए। टेंशन मत लीजिए मनमोहन चाचा, आपको किसी की भी डांट नहीं पड़ेगी। काव्या बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार खाना बनाती है, जिससे उसके माँ पापा स्वर्णा और केशव भी बहुत खुश हो जाते हैं। वाह काव्या बेटा, सच में क्या खाना बनाया है। आई जस्ट लव इट। जीती रहो बेटा। अरे मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना टेस्टी मटर पनीर नहीं खाया, और ना ही तुम्हारी मॉम ने बनाकर खिलाया। देख रही हो आप स्वर्णा जी, हमारी नन्ही सी काव्या अब कितनी होनहार हो गई है। बस इसकी जल्दी से शादी हो जाए। शादी की बात सुनते ही काव्या के चेहरे की खुशी उदासी में बदल जाती है। पापा, मेरी शादी तो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझ ऐसी काली लड़की से भला कौन शादी करेगा। भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, इतनी शान शौकत, इतने अच्छे पेरेंट्स, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल, इतनी सारी टैलेंटेड खूबियाँ। बस मेरा रंग काला रख दिया। काश मैं गोरी होती। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने काले रंग से नफरत है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन दुनिया वाले जिस नज़र से मुझे देखते हैं ना, मुझे उस बात को लेकर बहुत दुख होता है। काव्या बेटा, उदास मत हो। देखना, तुम्हारी जिंदगी में जरूर किसी राजकुमार के आने की ही संदेशा होगा। काव्या, किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? अरे दुनिया भर में भी अगर कोई चिराग लेकर ढूंढने जाए ना, तब भी तुम्हारी जैसी नेक दिल और साफ मन वाली लड़की नहीं मिलेगी। बाहरी खूबसूरती तो उम्र के साथ चली जाती है, लेकिन जो व्यक्ति मन से सुंदर हो, अंदर से सुंदर हो, वही दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत व्यक्ति होता है, जो तुम हो मेरी बच्ची। पापा। काव्या अपने माँ पापा के सीने से लगकर रोती है। कुछ दिनों बाद एक एक्सीडेंट में काव्या के माता पिता स्वर्णा और केशव की मृत्यु हो जाती है। अब काव्या अकेले ही बंगले में रहती है। केशव और स्वर्णा के जाने के बाद तो मानो काव्या की जिंदगी खत्म सी हो जाती है। काव्या गहरे सदमे में चली जाती है। वो बाहर जहाँ कहीं भी जाती, लोग उसे बुरा भला कहते। आ गई है कल्लो। हाय 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 हाय, कितनी काली है ये, पनौती है ये। इसकी शक्ल तो भूल कर भी नहीं देखना चाहिए, वरना हमारा दिन खराब हो जाएगा। जले हुए रोटी की तरह शक्ल है इस मनहूस की। अरे काला टीका, अपना मुंह तो ढककर आया कर। खामखा हमारा दिन खराब कर देती है अपनी बदसूरत शक्ल दिखाकर। और नहीं तो क्या, काली कलोटी कहीं की। लोगों के ताने सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी शक्ल छुपा कर कार में बैठकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन काव्या की जिंदगी में अर्नव कहकर एक आदमी आता है, जो उससे प्यार करता है और उसके साथ शादी भी करता है। अर्नव, उसकी माँ फूलमती और पिता शैलेंद्र, तीनों उसके बंगले में आकर रहने लगते हैं। काव्या, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी तो वहां पर बहुत सारे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं, पापा और माँ, हम तीनों तुम्हारे साथ इसी बंगले में रहें। तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं ना काव्या बहू? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए क्योंकि अर्नव मेरे बारे में इतना सोचते हैं। चलिए, मैं आप सभी के लिए बढ़िया सा खाना बना कर लाती हूँ, तब तक आप लोग फ्रेशन अप हो जाइए। अर्नव, आई एम रियली लकी कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। पता नहीं अकेली मैं कितना तड़प तड़प कर जीती। थैंक यू अर्नव, मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करने के लिए और मुझसे प्यार करने के लिए। ओ कम ऑन काव्या मेरी जान, ये सब बातें मत करो। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत काया जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। आई लव यू काव्या। आई लव यू टू अर्नव।
काव्या और अर्णव दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अर्णव काव्या को बहुत प्यार देता है और इसी बीच अर्णव के कहने पर काव्या अपनी सारी प्रॉपर्टी अर्णव के नाम कर देती है। और एक दिन अचानक से काव्या देखती है कि अर्णव ने एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर घर में लेकर आया है और दोनों ही शादी के जोड़े में होते हैं और उनके गले में वरमाला होती है। ये सब क्या है अर्णव? ये लड़की कौन है? और ये गले में वरमाला, शादी का जोड़ा? अर्णव कुछ बताओगे तुम, क्या है ये सब? ये है मेरी बीवी सौंदर्या, इतनी सुंदर कि चांद की खूबसूरती भी फीकी है इसके सामने, तुमसे करोड़ों गुना खूबसूरत। सौंदर्या बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। फूलमती, जाओ जाकर आरती की थाल तो लेकर आओ। नई बहू की आरती नहीं उतारनी क्या तुम्हें? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? बोल दो कि ये सब झूठ है अर्णव। बोल दो कि तुमने इस लड़की से शादी नहीं की है। अर्णव तुमने ऐसा क्यों किया? अर्णव गुस्से से काव्या का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए बंगले के चौखट से धक्का मारकर बाहर निकालता है। निकल जाओ मेरे बंगले से, अब तेरा कुछ नहीं रहा। भूल गई क्या कल्लो? तूने ही अपने शुभ हाथों से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन किया था और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। नहीं अर्णव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर क्यों ऐसा किया मेरे साथ अर्णव? क्यों क्यों क्यों? अरे तुझ जैसी काली और बदसूरत लड़की से कौन शादी करेगा भला? मैंने कभी तुझसे प्यार नहीं किया था, वो सब एक नाटक था, नाटक। तुझसे तेरी जायदाद हड़पने के लिए मैंने तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। अब दफा हो जाए यहाँ से, चल निकल। अर्णव काव्या को बेरहमी से अपनी जिंदगी से और बंगले से बाहर फेंक देता है। बेचारी काव्या, अब ना तो उसके पास कुछ बचा था और ना ही उसके पास किसी का सहारा था। वो बुरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते बिलखते भयंकर ठंड में सुनसान सड़कों पर रात भर दर दर भटकती रहती। वो मंदिर में जाकर भगवान के सामने भी बिलख बिलख कर रोती है। क्यों भगवान जी, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो अर्णव से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। इतना बड़ा धोखा दे दिया मुझे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस फरेबी दुनिया में कौन है मेरा? काव्या कुछ दिन तक तो सड़कों पर ही रहती है। फिर वो एक झोपड़ी बनाती है और उसमें रहने लगती है। वो इतना टूट कर भी हिम्मत नहीं हारती और अपना जीवन यापन करने के लिए वो एक ढाबा खोलने का सोचती है। अपनी कुकिंग की कला को वो अब जीवन जीने के खातिर इस्तेमाल करती है। वो एक छोटा सा ढाबा खोलती है और उसमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर बेचने लगती है। अरे एकदम बढ़िया खाना लागत है, मजा ही आएगा आज तो। हाँ बिटिया, हमका और एक थाली खाना देना, मन भर कर खाएंगे आज तो। सीरियसली काव्या जी, आपके हाथ का खाना इज जस्ट बियॉन्ड अमेजिंग। थैंक्स अ लॉट। ये लीजिए अंकल जी, आपकी दूसरी थाली। पेट भरकर नहीं, जी भरकर खाइए। काव्या सभी ग्राहकों संग बहुत ही अच्छे से पेश आती है और सभी उसके खाने के दीवाने हो जाते हैं। चंद ही दिनों में काव्या पूरे गांव में अपने ढाबे के लिए फेमस हो जाती है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो उसके कालेपन के कारण उसके हाथ का खाना खाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर भी काव्या ने सबके दिलों में अपने यमी खाने से जगह बना ली होती है। उसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ऑफर आने लगते हैं और तो और कुकिंग शो से भी। वो थोड़े ही दिनों में एक इंटरनेट सेंसेशन भी बन जाती है और इसी तरह काव्या अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल करती है। मंजरी जी की 4 बहुएं होती हैं, मोहिनी, ऋतु, शिल्पा और सुप्रिया। चारों जब रसोई में जाती हैं तभी, ओ बहन, दिमाग में भूसा वूसा भरा है क्या? अरे मैं नहीं करने वाली तुम्हारी मदद कोई लौकी वौकी बनाने में। साधारण सी आलू प्याज की सब्जी बनाना। लेकिन मुझे आलू से एलर्जी है। पनीर बनाते हैं ना, बड़े दिनों से मन कर रहा है गाइस यार। ओ मैडम, तुम तो चुप ही रहो वरना एक लप्पड़ लगाऊंगी। एक सब्जी काट के नहीं देती हो और बस हुक्म चलाती रहती हो किसी महारानी की तरह। नूडल्स बनाए?
तुम ही खाओ, वो केचुए, हमें ना खिलाओ। ओहो, तो फिर खाने में बनाए तो क्या बनाए? यार कुछ ऐसा बनाते हैं जो हेल्दी हो, इजी हो और झटपट बन जाए। हेल्दी खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन है तो चुड़ैल। चुड़ैल? किसको बोली तू? तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ, रुक। सुप्रिया मोहिनी को बेलन से मारने लगती है और मोहिनी भी सुप्रिया को मारने के लिए कढ़ाई उठाती है। ऋतु और शिल्पा दोनों भी सुप्रिया और मोहिनी को रोकते हैं। तभी उन दोनों को भी एक दूसरे का हाथ लग जाता है और ये गलतफहमी हो जाती है कि शिल्पा की बच्ची, तूने जानबूझकर मेरे मुंह पे हाथ मारा ना, जोर से। हाँ? ओ डायन, अगर मुझे तेरे मुंह पे हाथ मारना होता ना तो मैं सीधे चाटा ना मारूं उल्टे हाथ का। तुझसे डरती हो क्या मैं, डरपोक कहीं की। लोमड़ी। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक। और फिर ऋतु और शिल्पा दोनों में जंग छिड़ जाती है और वो दोनों भी एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। और ऐसे ही चारों बहुएं एक दूसरे पर बर्तन से वार करने लगती हैं। और इस सब की चिल्लाहट सुनकर मंजरी भागे दौड़े रसोई में आती है। ओहो, तुम चारों के अंदर क्या कोई आत्मा घुस गई है क्या? क्यों एक दूसरे का खून चूसने के पीछे पड़ी हो? अरे रसोई एक औरत की सहेली होती है और वो अपने दिन का सबसे अधिक समय रसोई में ही बिताती है। घर का सबसे पवित्र स्थान एक रसोई ही होती है और तुम चारों नासपीटियों ने इस रसोई को ही युद्ध भूमि बना दिया। वाह! लेकिन माँ जी, कुछ मत बोलो तुम मुझे। तुम चारों को तो क्या खाने में बनाया जाए ये सोचने में ही 7 जन्म लग जाएंगे। इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है, मैं आज से रोज सुबह शाम और रात में क्या खाने में बनेगा उसकी सूची तुम्हें दे दिया करूंगी और वही पकवान बनेंगे फिर। हाँ, ये आइडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन माँ जी प्लीज ज्यादा मुश्किल पकवान मत देना बनाने के लिए। हाँ? अरे तू बहू, तू तो चुप ही रह जा। इस घर में मेरी अनुमति के बिना एक बर्तन तक यहाँ से वहाँ नहीं हिलना चाहिए। इतना सब कहकर मंजरी चली जाती है और अब चारों बहुएं ही चिंताग्रस्त हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता। तभी सब गहरी सोच में पड़ जाती हैं और फिर मोहिनी के दिमाग में एक विचार आता है। सुनो, हमारे पति वैसे भी माँ जी के गल्ले में रोज पैसे डालते हैं, तो हम उन्हीं पैसों को रोज गुल्लक का ताला खोलकर उसमें से निकालेंगे और फिर बाहर से खाना मंगवाया करेंगे और हमारी बेचारी सास मंजरी देवी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ेगी। हाँ यार, ये तो सॉलिड आइडिया है। इससे तो हमारे कुछ पैसे खर्च भी नहीं होंगे, जो भी होंगे माँ जी के होंगे और हम चारों बहुओं की रसोई की लाज भी बनी रहेगी। फिर चारों बहुएं मंजरी के गुल्लक के ताले को तोड़कर उसमें से रोजाना पैसे निकालती और छुप छुप कर बाहर से खाना मंगवाती और उसे ही सबको परोस कर देती। सास मंजरी, ससुर इंद्रनील और चारों बहुओं के पतियों को जरा भी शक नहीं होता कि वो सारा खाना रेस्टोरेंट से आया है। वाह वाह बहुओं, लगता है चारों ने YouTube पर ऑनलाइन कुकिंग के वीडियो देखना शुरू किया है। हाँ पापा, खाना सच में बढ़िया बना है। हाँ, और ये बर्फी पे तो मेरा दिल आ गया। रोज ऐसी बर्फी मिल जाए तो जीवन तो यहाँ धरती लोक पर ही स्वर्ग लोक जैसा बन जाएगा। बहुएं आपस में फुसफुसाती हैं। अब इन बेचारों को क्या बताएं, ये सारा खाना हमने नहीं किसी और ने बनाया है। शांत बैठ जाओ ऋतु, मरवाएगी क्या? ओह हाँ, सॉरी। बाहर का खाना मंगवाकर सब घर वालों को उल्लू बनाने का सिलसिला यूं ही कायम रहता है। दिन गुजर जाते हैं और चारों बहुएं अब सास की सेवा करके थक गई थी और उन्हें आराम करना था और फिर वो चारों भी झूठ मूठ में बीमार होने का नाटक करती हैं, जिसके कारण सारा काम मंजरी को ही करना पड़ा। अरे माँ, ये क्या, आप झाड़ू सफाई कर रही हैं और आपके हाथ मसालों से भरे हुए? ऐसा क्या हो गया जो आज अचानक इतने सालों बाद आप में काम करने का जोश आ गया? जोश नहीं मेरे बच्चे, तुम चारों की प्यारी धर्म पत्नियां बिस्तर पकड़कर बैठ गई है ना। चारों भी एक साथ बीमार हो गई है और ऐसे में घर का सारा काम पड़ा है, इसीलिए बस सारा काम निपटा रही हूँ, और क्या करूँ। मंजरी अपनी चारों बहुओं की सेवा करने लग जाती है। उन्हें चाय, नाश्ता और खाना परोसती है
उनके लिए काढ़ा बनाती है और उन्हें बार बार देखने आती है। और चालाक बहुएं सास की इन हरकतों को देखकर बहुत खुश होती हैं। दिल को बहुत राहत मिल रही है। माँ जी असल में देखा जाए तो इस घर की महारानी है, लेकिन आज हम चारों बहुएं ने उन्हें नौकरानी बना ही डाला। चारों बहुएं मंजरी से बहुत सारा काम करवाती हैं। माँ जी, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज बाम से मालिश कर दो ना। ठीक है ऋतु बहू। और माँ जी, मेरा ना रसगुल्ले खाने का बड़ा मन कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि बीमारी में अगर कुछ खाने का मन करे तो खा लेना चाहिए, मन नहीं मारना चाहिए। ठीक है सुप्रिया बहू, मैं बना दूंगी रसगुल्ले, फिर तुझे अच्छा भी लगेगा और थोड़ी तबीयत भी सुधर जाएगी। मंजरी ऋतु के घुटनों की मालिश करती है और रसगुल्ले बनाती है और भी कई सारे काम करती है। लेकिन चारों क्रूर बहुओं को क्या पता था कि नाटक करते करते सच में वो बीमार पड़ जाएंगे और अगली सुबह उनका पेट बहुत खराब हो जाता है। तब डॉक्टर को घर पर बुलाने पर डॉक्टर कहते हैं, आप चारों ने शायद बीते कुछ दिनों में बाहर का बहुत खाया है, इसलिए आप चारों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। आपकी सास, आपके ससुर और आप चारों के पतियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसके कारण उन्हें इस खाने से कुछ नहीं हुआ। तभी बहुओं को पता चलता है कि जिस खाने को वो बाहर से मंगवाते थे उसी की वजह से वो खुद बीमार पड़ गई हैं। हाय राम, हम चारों भी अपनी ही चाल में फंस गए। माँ जी को सच लगे इसीलिए हम उनके गुल्लक से पैसे चुराकर रोजाना बाहर का खाना मंगवाते थे, जिसे खाकर बाकियों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम चारों उसके शिकार हो गए। हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर अपने हाथों से ही खाना बनाना चाहिए था। स्वाद भले अच्छा नहीं होता, लेकिन घर का खाना घर का ही खाना होता है ना। मंजरी कमरे के बाहर चारों बहुओं की बातें सुन लेती है और उसे दरवाजे पर देख चारों घबरा जाती हैं और फिर भावुक होकर उससे माफी मांगती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, अब से हम चारों भी बिना लड़े झगड़े और बिना किसी आनाकानी के रसोई में खाना बनाएंगे। आपको इतनी तकलीफ देने के लिए हम चारों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है माँ जी। आप हमें माफ तो कर देंगी ना माँ जी? प्लीज 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 माँ जी प्लीज। हमें समझ में आ गया है, अब सब कुछ हमारी समझ में आ गया है, हमारी आंखें खुल गई हैं। माफी मत मांगो मेरी प्यारी चारों बहुओं, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए। अगली बार से कोई बीमार होने का नाटक मत करना। और रही बात खाना बनाने की, तो इस दुनिया की हर बीवी, हर बहू के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, बस वो समय के साथ उभरता है। इस तरह चारों बहुओं की अक्ल ठिकाने आती है और वो एक साथ मिलजुल कर खुशी से स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।